सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। तो चलिए, बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे क्योंकि आपको भी इस चैनल पर अच्छे कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम आपको थोड़ा सा विशेष जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि इससे पहले हम 11th क्लास के जो है ना बेसिक बायोलॉजी के बारे में आपको हम बता रहे थे, यानी जो है ना फाउंडेशन बायोलॉजी के बारे में आपको बताई जा रही थी, जिसमें कि हर जो है ना क्लास के बच्चों को जो है ना ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही थी और दी जा रही थी। लेकिन इस वीडियो में हम आपको क्या करेंगे, उसके बाद जो है केवल स्पेशल 11th क्लास के बच्चों पर हम फोकस करेंगे और उनके सिलेबसों के बारे में जानकारियाँ देंगे और साथ ही साथ जो है ना उन सिलेबसों को स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में उन जो है ना जानकारियाँ देंगे। तो जितने भी जो है ना 11th क्लास में आपको यूनिट पढ़ने हैं, चैप्टर पढ़ने हैं, उन सभी पर हम विचार करेंगे और बात करेंगे, ठीक है। और आप ध्यानपूर्वक इसको सुनते रहिए, समझते रहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़िए। आपको जो है ना उसके अनुसार अगर आप जो है ना पढ़ते हैं तो आपको कम समय में भी अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको सिलेबस पर पहले फोकस करनी है और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी है ताकि हमेशा आप बेहतर कर सकें। तो चलिए ध्यान दीजिए, हमारे साथ बने रहिए और लगातार वीडियो को देखते रहिए। तो जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात आपको करें सिलेबसों को लेकर के, तो हम आपको अभी भी बताएं कि हम इस वीडियो में केवल 11th के विद्यार्थियों को हम ध्यान में रखते हुए इस सिलेबस को दे रहे हैं क्योंकि 11th क्लास के बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में आपको जानकारी अभी दी जा रही है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं तो देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है जो है ना बायोलॉजी सिलेबस फॉर 11th क्लास। आपको जो है 11th क्लास के सिलेबसों के बारे में जानकारियाँ दी जाएगी और बताई जाएगी कि उस जो है ना सिलेबस में क्या क्या पढ़नी है और किस प्रकार पढ़नी है और कितनी पढ़नी है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम आपको बताएं कि यहाँ पर आपको 3 कॉलम दिए गए हैं। फर्स्ट कॉलम में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है SN यानी सीरियल नंबर। और दूसरी बात अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें दिया हुआ है, तो ध्यान देंगे, लिखा हुआ है क्या, तो यूनिट्स नेम यानी यूनिट का नाम। और अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे थर्ड देंगे, दिया हुआ है मार्क्स। बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर बात आ जाती है कि यहाँ पर 3 कॉलम आपको दिए गए हैं और इन 3 कॉलम के अनुसार हम क्या करेंगे तो इसको एक एक करके बताएंगे और जानकारियाँ आपको देंगे। ध्यानपूर्वक करनी क्या है कि इसको सुनते रहनी और समझते रहनी है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग पढ़नी है ताकि आप कम समय में बेहतर मार्क्स ला सके। तो देखिए बात यहाँ पर आ जाती है कि आपको जो है 11th क्लास में टोटल 5 यूनिट पढ़ने हैं। देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5 यानी टोटल 5 यूनिट पढ़ने हैं। अब करनी क्या है कि इन 5 यूनिटों को हम एक एक करके बताएंगे कि उस यूनिट में कितने चैप्टर पढ़ने हैं और उस यूनिट का नाम क्या है, ठीक है, और उससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात कर लें तो फर्स्ट यूनिट का जो है नाम क्या है, तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड्स। क्या नाम बताया गया, तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जिसे हिंदी में क्या कही जाती है, सजीव जगत में विविधता। किस में विविधता, तो सजीव जगत में विविधता। बात सबको समझ में आ रही है। और इससे जो है ना कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात सबको समझ में आ रही है। ध्यान दीजिए, सेकेंड यूनिट का जो है ना क्या नाम है, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जिसे हिंदी में क्या कही जाती है, पादप और जंतुओं में संरचनात्मक संगठन। बात समझ आ रही है, क्या कही जाती है, किसमें संरचनात्मक संगठन, तो ध्यान देंगे पादपों और जंतुओं में। ये सेकेंड यूनिट है और इस यूनिट से कितने नंबर, तो 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात सबको समझ में आ रही है। ध्यान दीजिए, थर्ड यूनिट की अगर हम बात कर लेते हैं तो थर्ड यूनिट का नाम क्या है, तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्या नाम है, आपको अभी भी बताया गया कि इसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक या कार्य की। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इससे जो है कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 17 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात आ जाती है, इसके अलावे अगर हम बात कर लें तो 4 जो यूनिट है, इससे जो है ना इस जो है ना 4 यूनिट है, इसका क्या नाम है, तो ध्यान देंगे 4 यूनिट का नाम है क्या, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या नाम है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। किस यूनिट का, 4 यूनिट का। अब ध्यान रखना है कि इसको हिंदी में क्या कही जाती है, तो मानव शारीरिकी के नाम से जानी जाती है।
और इससे जो है लगभग अगर हम बात कर लें तो 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात सबको समझ में आ रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ध्यान रखनी है कि जो 5 यूनिट है, इस यूनिट का नाम क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी। क्या नाम है? प्लांट फिजियोलॉजी, जिसे हिंदी में क्या कही जाती है? पादप शारीरिकी। क्या कही जाती है? पादप शारीरिकी कही जाती है। अब इससे कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब ये जो है टोटल आपको 11th क्लास में बायोलॉजी सब्जेक्ट में आपको 5 यूनिट पढ़ने हैं। और इन 5 यूनिटों के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो इन 5 यूनिटों में टोटल मिला करके आपको 25 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 25 चैप्टर। कुछ बुक में आपको एनसीईआरटी में थोड़ा डिफरेंट मिल सकता है। स्टूडेंट फ्रेंड्स का अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें कुछ डिफरेंस मिल सकता है। लुसेंट का पढ़ते हैं उसमें कुछ डिफरेंस मिल सकता है। यानी जितने भी अदर पब्लिकेशन है, एनसीईआरटी है, उसमें कुछ अलग मिल सकता है। दिनेश का बुक पढ़ेंगे तो उसमें कुछ अलग मिल सकता है। भारतीय भवन पढ़ेंगे तो कुछ अलग मिलेगा। यानी जितने भी पब्लिकेशन के आप बुक को पढ़ेंगे तो उसमें यूनिट तो सेम रहेंगे, लेकिन चैप्टर की संख्या में कमी बेसी हो सकती है। तो इस बात को लेकर घबराने की बात नहीं है, बेशक निश्चिंत रहनी है। लेकिन लगभग सभी जो है ना क्या, तो पब्लिकेशन के बुक में आपको यूनिट 5 ही पढ़ने को मिलेंगे। चैप्टर की नंबरिंग इधर उधर हो सकती है। कोई जो है ना बुक में क्या की गई है, तो 1-2 जो है ना चैप्टर को एक साथ मिला करके उसको एक चैप्टर ही बना दी गई है। तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है और उससे घबराने की बात नहीं है। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, वो तो बात की बात है। लेकिन चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो आपको बताएगी कि फर्स्ट यूनिट से 7 नंबर, सेकंड यूनिट से 10 नंबर, थर्ड यूनिट से 17 नंबर, 4 यूनिट से 18 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साथ ही साथ 5 यूनिट से भी 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात यहाँ पर आ जाती है, यही आपका सिलेबस है। हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे को सिलेबस नहीं जानकारी रहती है। आज तक हम इतने दिन से जो है पढ़ा रहे हैं, करीब 10 सालों से लगभग हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं और एक जन बेहतर जो है ना सर्विस दे रहे हैं एजुकेशन के क्षेत्र में। तो हम जहाँ तक देख रहे हैं कि आज तक जितने भी हमारे पास बायोलॉजी के विद्यार्थी कहीं दूसरी जगह से पढ़ करके आते हैं, उनको सिलेबस के बारे में पता ही नहीं होती है। उनको ये पता नहीं होती कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हमें पढ़ना क्या है। और यही वजह होती है कि बच्चे जो है लगातार मेहनत तो करते हैं लेकिन बेहतर नंबर नहीं ला पाते हैं, उनका मार्क्स बेहतर नहीं हो पाता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर रहे हैं, तो बच्चे को सबसे पहले हम उसका सिलेबस जानकारियाँ देते हैं, उसके बारे में उसको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसको हम उसके सिलेबस के बारे में आइडिया देते हैं, जानकारियाँ देते हैं, ताकि बच्चे अपने से भी घर बैठ करके उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े, ताकि उसका टाइम वेस्ट ना हो। तो इसलिए आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए आपको क्या की जा रही है, सिलेबस के बारे में जानकारियाँ दी जा रही है और इस सिलेबस के अनुसार आपको बताई जा रही है, ताकि आप भी अपने समय को बचाएं और बेहतर कर पाएं। तो ध्यान दीजिए, आपको सिलेबस बताई गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो है ना देखेंगे, अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करें तो इसमें अगर आप टाइम देते भी हैं तो कोई खास ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे हैं। सेकंड में भी वही बात है। लेकिन अगर हम 3, 4 और 5 की बात करें तो इससे जो ना अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं और इसको जब हम पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदे भी होंगे और ये 12th क्लास में पढ़ने को मिलेंगे भी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले 3rd यूनिट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और 3rd यूनिट को स्टार्ट करने के बाद जो ना जैसे यूनिट खत्म होता है तो 4 यूनिट को स्टार्ट करेंगे, 4 यूनिट जैसे खत्म होता है तो 5 यूनिट को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, तो 3rd यूनिट को स्टार्ट करेंगे और उसके अंत में हम क्या करेंगे, है ना, 5 यूनिट को बताएंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान रखनी है, हम क्या कर रहे हैं, तो इस यूनिट के बारे में नहीं, यूनिट 3rd के बारे में हम आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। इस यूनिट का नाम क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ऐसे ऑफलाइन क्लास में बहुत सारे बच्चे इसके बारे में आइडिया ले चुके हैं, पढ़ रहे हैं और प्रोजेक्टर की भी क्लास किए हैं, उन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। अगर आप जो है ना आसपास के शहर से हैं और आप बेहतर जो है एजुकेशन ग्रहण करना चाहते हैं तो हमारे बच्चों से आप राय लीजिए, पूछताछ कीजिए। अगर अच्छा लगे तो बेझिझक ऑफलाइन क्लास में आकर के बिंदास पढ़िए, क्योंकि ऑनलाइन तो हम प्रोजेक्टर क्लास आपको नहीं दे पाते हैं, लेकिन हाँ आने वाले कुछ ही दिनों में आपको ऑनलाइन भी जो है ना प्रोजेक्टर क्लास दी जाएगी, ठीक है। उसके लिए आपको करनी क्या होगी कि हमारे जो है ना यूट्यूब जो है ना चैनल को सब्सक्राइब तो करनी ही होगी, साथ ही साथ क्या कर लेनी होगी, फेसबुक पेज को लाइक करनी होगी और जो है ना फॉलो करनी होगी, क्योंकि जितने भी जो है ना ऑनलाइन जो है क्या दिए जाएंगे, प्रोजेक्टर क्लास दिए जाएंगे, वो फेसबुक पेज पर दिए जाएंगे और जो है ऑफलाइन जितने भी वीडियो दिए जाएंगे वो यूट्यूब पर दिए जाएंगे और फेसबुक दोनों पर दिए जाएंगे। यानी पूरा मिला जुला करके आपको ध्यान रखनी है कि अगर केवल आपको थ्योरी की वीडियो देखनी है तो आप यूट्यूब और जो है ना यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको दोनों देखनी है तो आप यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो है ना हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए आप सर्च कीजिए जो है ना फेसबुक पर जाकर के DK स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉलो कर लेंगे और जितने भी हो सके प्रोजेक्टर क्लास हम देंगे तो वहाँ से आपको उसका जो है नोटिफिकेशन मिलते चले जाएंगे और आप उसको देख करके बहुत अच्छा नॉलेज बायोलॉजी में ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, आप ये खुद कर लेंगे, हमें
पता है, आप समझदार हैं खुद, क्योंकि आपको भी जानकारियाँ हैं सोशल मीडिया के बारे में। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं, हम आपको बता रहे थे कि हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे यूनिट क्या, थर्ड, जिसका नाम क्या बताया गया था, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसे हिंदी में क्या कही जाती है, कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक प्रकार का बेसिक है, समझिए। तो बायोलॉजी का एक बेसिक चीज़ है जिसमें कि बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे जीवों के बारे में जानते हैं, जीव कैसे बनते हैं, किस प्रकार विकसित होती है, ये सभी के बारे में आइडिया मिलती है। और ये बेसिक होती है, बेसिक जो है बायोलॉजी का बेसिक जो है क्या यूनिट है, ठीक है ना। इसलिए इसको हम स्टार्ट भी करते हैं और इससे अच्छे नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बहुत सारे रीजन्स हैं। और दूसरी बात की इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या है इस यूनिट में, कि इस यूनिट में कुछ चैप्टर वैसे दिए गए हैं जो आपको 12th के केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है। तो हम क्या करते हैं, बच्चे को इसके बारे में आइडिया देते हैं ताकि केमिस्ट्री का भी पोर्शन कुछ मजबूत होते चला जाए। बस में आ रही है, तो इसलिए इसको पहले स्टार्ट की जा रही है। तो ध्यान से इसको सुनते रहिए और पढ़ते रहिए, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ध्यान से केवल सुनते रहिए, समझते रहिए, और आपको क्लियर समझ में भी आ जाएगा अंततः। तो चलिए देखिए, बात आ जाती है, हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल। सेल क्या होती है, सेल किसे कहते हैं, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेल का डिफिनेशन आपको हम देंगे। उस डिफिनेशन के माध्यम से आपको हम फिर समझाएंगे कि उस डिफिनेशन का अर्थ क्या होती है, तात्पर्य क्या होती है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे कि अगर हम बात करें सेल क्या होती है, उस पर हम विचार करते हैं। तो ध्यान दीजिए, सेल किसे कहते हैं या व्हाट इज सेल। अब ध्यान देंगे, अगर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाए कि बताए सेल क्या है, कोशिका क्या है, आप हमें बताएं, तो आपको बतानी होगी कि जीवों के, किसके, जीवों के संरचनात्मक एवं क्या क्रियात्मक इकाई को क्या कही जाती है, कोशिका कही जाती है। यानी सिंपल भाषा में आपको याद रखनी है कि जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि कोशिका को संरचनात्मक क्यों कही जाती है और साथ ही साथ इसे क्रियात्मक क्यों कही जाती है, इस पर हम विचार करते हैं और बात करते हैं। आपको हम इसके बारे में जानकारियाँ देते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते रहिए, समझते रहिए और लगातार वीडियो को देखते रहिए। तो देखिए, बात आ जाती है कि कोशिका को संरचनात्मक क्यों कहते हैं। जरा ध्यान दीजिए, संरचनात्मक यानी कहने का कि संरचना को तैयार करने वाला। सिंपल भाषा में, इसको बोलचाल के भाषा में हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ध्यान से इसको सुनिए और समझिए। संरचनात्मक यानी क्या, संरचना को बनाने वाला, और क्रियात्मक यानी क्या, एक निश्चित कार्य को करने वाला। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जो कोशिका होती है ना, ध्यान देंगे यहाँ पर, जो कोशिका होती है वो जीवों का क्या माना जाता है। तो ध्यान दीजिए, संरचनात्मक और साथ ही साथ क्रियात्मक इकाई इसलिए माना जाता है क्योंकि कोशिका ही क्या करती है, जीवों को एक निश्चित रचना देती है और साथ ही साथ आवश्यकता अनुसार क्या करता है, वृद्धि करने का कार्य करता है। इसलिए इसे क्रियात्मक कही जाती है, और जीवों को एक निश्चित रचना प्रदान करता है, इसलिए रचनात्मक इसे कही जाती है। फिर से एक बार हम पुनः क्लियर कर देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। सेल को जीवों का रचनात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेल क्या करती है, जीवों को एक निश्चित रचना देती है। और जो है सेल को जो है जीवों की क्रियात्मक क्यों कही जाती है, क्योंकि सेल क्या करती है, आवश्यकता अनुसार वृद्धि करने का कार्य करती है। इसलिए इसे जो है ना किसे, तो सेल को रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के नाम से जानी जाती है। बात क्लियर हो गई, ध्यान रहे। सेल जो होते हैं ना, ये हमारे शरीर के सभी भागों में पाए जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं कोशिका जीवों के शरीर के किस भाग में पाई जाती है, तो आपको बतानी होगी कि जो कोशिका होती है जीवों के शरीर के सभी भागों में पाए जाते हैं। जैसे हाथ देख रहे हैं, उंगली हो गया, हाथ, पैर, मुख, नाक, कान, जितने भी पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी के, सभी में कोशिका पाए जाते हैं। यहाँ तक कि पेड़ पौधे के भी अगर हम यहाँ तक कि पेड़ पौधे या किसी भी जीवों की अगर बात करें, तो उस जीव में जो भी चीज़ आपको दिखाई पड़ती है, जो भी संरचना दिखाई पड़ती है, वो एक प्रकार के कोशिका से मिलकर के बनी होती है। अब इसको समझने के लिए, कोशिका को और क्लियर तरीका से समझने के लिए हम क्या किए हैं, आपको बहुत मेहनत करके एक चना स्ट्रक्चर तैयार किए हैं। इस स्ट्रक्चर को तैयार करने में काफ़ी वक्त भी लगा है और काफ़ी मेहनत भी लगा है। तो आपको कोशिश करनी है, इसको फ़ायदा उठानी है और साथ ही साथ इसको प्रैक्टिस करनी है, अपने से भी बनानी है, ताकि आप भी इसके बारे में बेहतर सीख सके और समझ सके और लंबे समय तक इसको याद भी रख सके। तो देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं सेल कैसे बनी या सेल का निर्माण किससे हुई, अब यहाँ पर हम बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, कुछ हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो एटम को लेकर के। एटम देख रहे हैं, एटम क्या करेंगे, जहाँ ढेर सारे मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूल। और बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, सेल। यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल करके सेल का निर्माण करते हैं। और जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं आपस में तो क्या बनते हैं,
टिश्यू बन जाते हैं। और जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो उसके बाद क्या बन जाते हैं, तो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, ऑर्गेनिज्म या बॉडी, शरीर बन जाती है। बात सबको समझ आ रही है? ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब ये मिलते हैं तो बनते कैसे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पे हम बताते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ से एटम से लेकर के अगर मॉलिक्यूल तक की बात कर लेते हैं तो ये नॉन लिविंग्स होते हैं, मतलब कहने का अर्थ कि निर्जीव होते हैं। इनमें किसी प्रकार की अगर हम जीवों की गुण की बात करें तो नहीं होती है। लेकिन जैसे यहाँ पे सेल आ जाती है तो सेल के बाद जो प्रोसेस हो रही है, जो स्टेप बढ़ रही है या जिस चीज़ का निर्माण हो रही है, वो लिविंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, यानी सजीव होते हैं। क्या होते हैं, सजीव होते हैं। ध्यान रखनी है कि जो नॉन लिविंग्स होते हैं वो केमिस्ट्री में यहाँ पर जो आपको बताए जा रहे हैं एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स, ये आपको केमिस्ट्री में ज़्यादातर पढ़ने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर इससे रिलेटेड आगे इसलिए आपको जानकारी इसके बारे में दी गई। अब चलते हैं, इसके बाद जहाँ से जो है ना जीव शुरू होती है वहाँ से वो बायोलॉजी में पढ़ने को मिलती है, यानी जीव विज्ञान में पढ़ने को मिलती है। क्योंकि हम बताए थे कि जीवों के बारे में ही अध्ययन करना क्या कहलाती है, जीव विज्ञान कहलाती है। तो ये तो जीव है नहीं, इसलिए इसको जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन नहीं की जाती है, बल्कि किस में की जाती है, केमिस्ट्री में की जाती है। और यहाँ से जीव शुरू होती है, इसलिए इसको जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसलिए यहाँ पे कोष्ट में करके लिखा हुआ है बायोलॉजी भी। अब चलिए, तो ये आपको तो यहाँ पर क्लियर थ्योरी कर दी गई। अब थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। देखिए, एटॉम ऐसे दिखाया गया, देख रहे हैं ना, एटॉम मिला तो देख रहे हैं मिलकर क्या बना लिए, मॉलिक्यूल्स। ढेर सारे मॉलिक्यूल्स मिले तो क्या बना लिए, अलग अलग सेल्स का निर्माण कर दिए। अब चलते हैं, बहुत सारे सेल्स एक साथ मिल गए तो क्या बन गए, टिश्यू बन गए। अरे बहुत सारे टिश्यू अलग अलग जो है टाइप के मिले तो क्या बन गए, ऑर्गन बन गए, यानी लीवर बन गए, स्टमक बन गए, अमाशय बन गए या यकृत बन गए। अब ध्यान देंगे, इस प्रकार के जो है बहुत सारे लीवर, यकृत या इंटेस्टाइन जो है ना, इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, और भी इसके अलावा जो है ना पैनक्रियाज हो गया, बहुत सारे पार्ट्स क्या किए, बहुत सारे ऑर्गन क्या किए, मिले और मिलकर क्या बना लिए, ऑर्गन सिस्टम। देख रहे हैं ना, डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या बन गया, डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे और भी यानी क्या किए, तो ऑर्गन सिस्टम मिले, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम, पसंद आ रही है जना। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो एक्सक्लेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इटीसी बहुत सारे और भी ऑर्गन्स होते हैं जो आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं और मिलकर क्या बना लेते हैं, तो ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। ये देख रहे हैं ना, ह्यूमन या और भी जीवों का निर्माण करते हैं। देखिए, ये आपको पूरी तरह से आइडिया दिया गया स्ट्रक्चर के रूप में भी और थ्योरी के रूप में भी। बात सबको समझ आ रही है और इससे आपको क्लियर समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप जो प्रॉब्लम आ रही है कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिएगा। और साथ ही साथ अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका प्रोजेक्टर भी हम क्लास आपको दिखाएंगे, और ऑफलाइन क्लास में तो हमेशा चलती ही रहती है। अगर हो सके तो अगर आप नज़दीकी से हैं तो आप उसमें भी आकर के जो है ना पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं, और नहीं तो फिर आपको ऑनलाइन भी पढ़ने को मिल जाएगा। आपको फॉलो कर लेना है फेसबुक पेज को। अब चलिए देखिए, यहाँ तक तो आपको जानकारियाँ दे दी गई, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो सबसे यहाँ पर बेहतर बात आ जाती है कि ये इस प्रकार से संरचना दिखाएगा और बताएंगे। अब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि जो क्या होते हैं, सेल होते हैं, वो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों माने जा रहे थे। इकाई यानी कहने का कि छोटा सा यूनिट। तो देखिए, तो यहाँ से ना जी है लिविंग थिंग शुरू होती है, और ये क्या है, ऑर्गेनिज्म। यानी इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो ध्यान देंगे, लिविंग यहाँ से है तो यहाँ से हुई, यानी एक प्रकार का यूनिट, यानी क्या, इकाई, छोटा सा पार्ट्स। यानी जो जीव है, ऑर्गेनिज्म है, इसका छोटा सा यूनिट क्या है, तो सेल। यानी इसीलिए क्या कही जाती है, कोशिका को जीवों का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। आपको रचनात्मक क्लियर कर दी गई थी कि क्यों कही जाती है, आपको क्रियात्मक क्लियर कर दी गई थी, और अभी अभी क्लियर कर दी गई इकाई क्यों कही जाती है। किसको, कोशिका को। किसका इकाई, तो जीवों का इकाई। बात सबको समझ में आ रही है, मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा होगा तो अधिक से अधिक लाइक मारिएगा, ताकि हमको भी मजा आए और बेहतर से बेहतर वीडियो आपको बना करके दे, ताकि आप भी घर बैठ करके बहुत कुछ सीख सके। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। तो देखिए, ध्यान देंगे, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, साइज ऑफ सेल, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका का आकार। क्या कहते हैं, कोशिका का आकार कहते हैं। ध्यान देंगे, बात आ जाती है कि जो कोशिका की आकार होती है सभी जीवों में एक समान नहीं होती है। जितने भी जीव होते हैं सभी जीवों में कोशिकाओं की आकार जो होती है भिन्न भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं, इक्वल सब में नहीं होते हैं। तो अब उसी को हम लोग थोड़ा सा एक एक करके अध्ययन कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे अगर छोटी कोशिका की हम बात कर लेते हैं तो सबसे छोटी कोशिका होती है किसका,
पीपीएलओ का, जिसे हम लोग हिंदी में प्यूरोनियोमोनिया के नाम से जानते हैं, जिसकी अगर आकार की बात कर लेते हैं तो कितनी माइक्रोमीटर होती है, तो 0.1 माइक्रोमीटर होती है। बात सबको समझ आ रही है? ध्यान देंगे। और अगर हम सबसे जो है ना बड़ी कोशिका की बात कर लेते हैं तो ऑस्ट्रिच एग होती है, यानी शुतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं वो सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है, जिसकी अगर हम साइज की बात कर लेते हैं तो इसकी साइज कितनी होती है, तो 170 × 135 mm होती है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत आगे भी पीछे मिल सकता है, यानी 175 × 135 या 30 mm मिल सकती है। तो घबराने की बात नहीं है, लगभग बात बराबर ही है। अब चलिए थर्ड की अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो ह्यूमन बॉडी की क्या होती है, तो नर्वस सेल्स होती है, जिसकी अगर हम साइज की बात कर लेते हैं तो लगभग कितनी मीटर होती है, 1 मीटर होती है। ध्यान देंगे। इसका जो है पैकेज तैयार किया गया है। जो बच्चे अगर पैकेज ले लिए हैं तो अच्छी बात है, जो बच्चे पैकेज नहीं लिए हैं तो आकर के ऑफिस में जो है ना कॉन्टैक्ट करके जो है ना पैकेज को ले लें, और उस पैकेज से पढ़ेंगे तो आपको ये सब जो है बेसिक चीज़ें जो है उसमें मिल जाएगी अध्ययन करने के लिए, जिससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा जो है ना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। उसको आप एक बार दो बार पढ़ लेंगे तो आपको अधिकांश याद हो जाएंगे, और जब आप थ्योरी क्लास करेंगे, आप पढ़ेंगे, प्रोजेक्टर क्लास करेंगे तो आपको 110% क्लियर समझ में आ जाएगा। तो इसलिए ध्यान देंगे कि अगर आप पैकेज ले लिए हैं तो उसको पढ़िए, रिविजन कीजिए, और नहीं लिए हैं तो आकर के ऑफिस से ले लीजिए और फटाफट उसको सीखते रहिए और बेहतर करते रहिए अपने जीवन में। हाँ, और अपने जो है ना लाइफ को बेहतर बनाने की लगातार कोशिश करते रहिए। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ सेल, जिसे हिंदी में क्या कही जाती है, कोशिका की संख्या। ध्यान रहे, जिस प्रकार से आपको बताया गया है कि कोशिका की साइज भिन्न होती है, उसी प्रकार से अगर हम कोशिकाओं की संख्या की बात करें तो कोशिकाओं की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है, मतलब अलग अलग होते हैं। यानी सभी जीवों में कोशिका एक समान नहीं होती है। और कोशिका जो है क्या होती है, तो जीवों के वजन के अकॉर्डिंग होती है। जो जीव का जो है वजन जितना ज़्यादा होगा उसके शरीर के अंदर उतना कोशिका ज़्यादा पाई जाएगी। इसके बारे में और भी डीप जानकारी हम आगे देंगे, लेकिन कम से कम इतना समझ लीजिए कि वजन ज़्यादा तो कोशिका भी ज़्यादा। अब बात आ जाती है, तो अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इन सभी कोशिकाओं को हम क्या किए हैं, ठीक है, तो ध्यान में रखते हुए, इन सभी जीवों को ध्यान में रखते हुए क्या किए हैं, तो जीवों को कोशिका की संख्या के आधार पर 2 भागों में बांट दिए हैं। पहला को तो एक कोशिकीय जीव और दूसरा को तो बहुकोशिकीय जीव। ध्यान रखनी है, वैसे जीव जिनके शरीर का निर्माण क्या होती है, तो मात्र एक कोशिका के द्वारा हुई होती है। तो जब एक कोशिका के द्वारा हुई होती है तो उसे एक कोशिकीय के नाम से जाना जाता है। बात सबको समझ आ रही है? एक कोशिकीय जीव कहा जाता है किसको, तो एक कोशिकीय जीव किसे कहा जाता है, तो बताई गई कि जो जीव का जो है निर्माण या जो जीवों के शरीर का निर्माण एक कोशिका के द्वारा होती है तो उसे एक कोशिकीय जीव के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, एटीसी, इन ये सब एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। यानी इन सभी जीवों का जो शरीर बनता है वो मात्र एक कोशिका के द्वारा ही बना होता है। बात सबको समझ में आ रही है? इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं बहुकोशिकीय जीवों को लेकर के, तो ध्यान दीजिए, बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं, तो वैसे जीव जिनके शरीर का निर्माण क्या होती है, तो अनेक कोशिकाओं के द्वारा या एक से अधिक कोशिकाओं के द्वारा हुई होती है, तो वैसे जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मानव, जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे इत्यादि, ये सब बहुकोशिकीय जीवों के अंतर्गत शामिल होते हैं। यानी एक कोशिकीय जीवों की संख्या थोड़ा कम होती है और इसकी संख्या बहुत अधिक होती है। यानी हम या आप एक प्रकार के बहुकोशिकीय जीव हैं, यानी मानव क्या है, बहुकोशिकीय जीव। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यहाँ पर ध्यान देंगे, शेप ऑफ सेल, जिसे हिंदी में क्या कही जाती है, कोशिका का आकृति। ध्यान रहे, कोशिका की आकृति के अगर हम बारे में बात कर लेते हैं तो कोशिका की आकृति भी क्या होती है, जीवों में एक जो है ना, सभी जीवों में एक समान नहीं होती है, ये भी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। जो आपको फिगर में यहाँ पर दिखाए गए हैं, एक एक करके बताए गए हैं कि जो क्या होती है, कोशिका होती है, उसकी जो है ना क्या शेप जो होती है सभी जीवों में इक्वल नहीं होती है, बल्कि डिफरेंस होते हैं या डिफरेंट होते हैं, जो आपको यहाँ पर फिगर के रूप में दिखाई गई है। अब यहाँ पर इसको देखिए और समझिए, जैसे कि देखिए ये क्या, टोटल जितने भी दिखाए गए हैं सब टोटल सेल हैं, लेकिन सबका बनावट शेप देखिए, सब डिफरेंस आपको दिख रहे होंगे। तो इससे आपको पता लग गया होगा या अंदाज़ा आप लगा चुके होंगे कि जितने भी सेल्स होते हैं उनका शेप जो होती है इक्वल नहीं होता, बराबर एक समान नहीं होती है। तो अब देखिए, तो जब एक समान नहीं होती है, भिन्न होती है, तो देखिए आपको देख रहा है ना, अंडाकार दिख रहा है, कौन सा सेल, एनिमल सेल। षष्ठभुजाकार दिख रहा है, कौन सा सेल, तो प्लांट सेल। उसी प्रकार से सभी सेल का जो है ना क्या, तो शेप जो है ना डिफरेंट टाइप का दिख रहा होगा। तो ऐसा दिखेगा तो आपको ध्यान रखने की एनिमल सेल है, ऐसा तो प्लांट सेल, ऐसा दिखेगा तो उसको क्या बोलेंगे, नर्वस सेल्स। उसी प्रकार अगर इस प्रकार के सेल्स दिखता है तो उसको हम बोलेंगे क्या,
तो ओभा सेल्स, अगर ऐसा दिखे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, तो लिवर सेल्स, अगर ऐसा दिखे तो हम लोग पैरामीशियम सेल के नाम से जानेंगे, अगर ऐसा संरचना हमें दिखता है तो उसको हम लोग क्लेमाइडोमोनस सेल्स के नाम से जानते हैं, अगर ऐसा हमें सेल्स दिखता है तो उसको आरबीसी के हम लोग नाम से जानते हैं, या इसको रेड ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। उसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं, अगर ऐसा हमें संरचना दिखता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म सेल कहते हैं। मजा आ रही है, मजा आएगा, ध्यान से जो है बने रहिए और ध्यान से सुनिए। अगर थोड़ा सा लग रहा हो कि स्पीड ज़्यादा है वीडियो का तो आप थोड़ा सा स्लो रोक करके देख लीजिएगा। ऐसे कोई ज़्यादा खास स्पीड भी नहीं है, घबराने की बात नहीं है, आप जो है ना अनुकूलित हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते और सीखते सीखते। आगे चलिए, तो अगर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट देखिए, ये ऐसा अगर संरचना दिखेगा तो इसको लोग क्या बोलते हैं, अमीबा सेल। और बात आ जाती है यहाँ पर तो बैक्टीरिया सेल। उस प्रकार से अगर हम यहाँ की बात करें तो ये हो गया WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। बात को समझ में आ रही है? यहाँ तक आपको जानकारियाँ दिया गया कि शेप ऑफ सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इस प्रकार होते हैं, यानी सभी जीवों में डिफरेंट टाइप के होते हैं जो आपको फिगर के रूप में दिखाया गया। बात सबको समझ में आ रही है? इस फिगर को बना करके प्रैक्टिस करती रहनी है, ठीक है। अब चलते हैं, थोड़ा सा हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बतानी है कि शेप और क्या तो साइज में क्या अंतर है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बतानी है, और नहीं तो फिर हम अगले क्लास में इसके बारे में जानकारियाँ देंगे। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, ताकि हमें पता चले कि आप कितना सीख रहे हैं और कितना बेहतर कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हम आपको नए नए रूल, नए नए नियम, नए नए टेक्नोलॉजी आपके सामने ले करके आते रहेंगे, जिससे कि आपको सीखने में मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। आप सीखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम सीख रहे हैं, और आप सीख भी जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, उन्हें सीखने का मौका भरपूर जहद दीजिए, उनको भेजिए, सिखाइए, ताकि आपका भी वो नाम ले। और साथ ही साथ जो है ना हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के अच्छे अच्छे कंटेंट वाले वीडियो हम लेकर के आते ही रहते हैं, तो वो मिस आप ना करें, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।